नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। ये सभी प्रश्न इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के एग्जामों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। दोस्तों, यदि आपको इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से संबंधित कोई भी एग्जाम देना है तो आप इन सभी प्रश्नों को पूरा रट लें। ये सभी प्रश्न एग्जाम बोर्ड का ऑफिशियल प्रश्न है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है? जिनके विकल्प दिए गए हैं, आपको इनके सही विकल्पों का चयन करना है। आप इन विकल्पों के सही उत्तर को कमेंट भी कर सकते हैं। जिसका राइट आंसर है फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नियम। दोस्तों, विद्युत चुंबकीय प्रेरण अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नियम 1831 में माइकल फैराडे द्वारा खोजा गया था। सभी डीसी जनरेटर और डीसी मोटर इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। दोस्तों, इस प्रश्न के विकल्प को भी हम एक नज़र देख लेते हैं, जिसमें विकल्प 2 दिया गया है म्यूचुअल इंडक्शन। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है वो म्यूचुअल इंडक्शन पर कार्य करता है। तीसरा विकल्प है फैराडे का इलेक्ट्रोलिसिस नियम। दोस्तों, इस नियम को फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम भी कहते हैं। यह नियम 1834 में प्रकाशित किया गया था और इस नियम के अनुसार हमारी सभी बैटरियां कार्य करती हैं। चौथा नियम है लेंज का नियम। यह नियम डीसी जनरेटर में उत्पन्न हुए विद्युत वाहक बल की दिशा को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन इंडक्शन मोटरों में कम प्रारंभिक टार्क होता है? जिसके विकल्प दिए गए हैं। जिसका राइट आंसर है स्क्विरल केज। दोस्तों, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का प्रारंभिक टार्क कम होता है और यह स्टार्टिंग के समय अधिक करंट लेती है। दोस्तों, इस मोटर का पावर फैक्टर कम होता है। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर की खूबी यह है कि यह 3 फेज मोटरों में यह मोटर सबसे सस्ता होता है, लेकिन यह मोटर केवल 15 एचपी से या 15 एचपी से कम तक की ही बनाई जाती है। अगला प्रश्न है, सार्वभौमिक मोटर निम्नलिखित में से किस घरेलू उपकरण में प्रयोग की जाती है? जिसका राइट आंसर है मिक्सर ग्राइंडर। दोस्तों, सार्वभौमिक मोटर, जिसे हम यूनिवर्सल मोटर के नाम से जानते हैं, इसका प्रयोग अधिक स्टार्टिंग टार्क प्राप्त करने वाली मशीनों में किया जाता है, जैसे वैक्यूम क्लीनर, मिक्सर ग्राइंडर आदि। दोस्तों, आप सभी कमेंट करके हमें बताइए कि ये यूनिवर्सल मोटर किस प्रकार की विद्युत सप्लाई पर कार्य करती है। आप कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर को बनाने के लिए 2 आवश्यक तत्व क्या हैं? जिसका राइट आंसर है जर्मेनियम और सिलिकॉन। ट्रांजिस्टर को बनाने के लिए 2 आवश्यक तत्व जर्मेनियम और सिलिकॉन होता है। अगला प्रश्न है, डीसी परिपथ अर्थात सॉकेट में ऊर्जा किसके गुणनफल के बराबर होती है? जिसका राइट आंसर है वोल्टेज और करंट के गुणनफल के बराबर होती है। डीसी परिपथ में ऊर्जा वोल्टेज और करंट के गुणनफल के बराबर होती है। अगला प्रश्न है, एक सिंक्रोनस मोटर की गति। जिसका राइट आंसर है एक सिंक्रोनस मोटर की गति बदलते लोड पर भी स्थिर रहती है। दोस्तों, सिंक्रोनस मोटर की गति बदलते लोड पर एक समान रहती है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यह प्रश्न अक्सर इलेक्ट्रीशियन इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि सिंक्रोनस मोटर में सिंक्रोनस स्पीड को ज्ञात करने का फार्मूला क्या है। दोस्तों, यह फार्मूला आप बिल्कुल रट लीजिए। फार्मूला है N बराबर 120 गुणे F बाई P, जहाँ पर P मोटर में पोलों की संख्या को दर्शाता है, F सप्लाई वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी को दर्शाता है और N मोटर में सिंक्रोनस स्पीड को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर में नमी को रोकने के लिए ब्रीदर के अंदर निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? जिसका राइट आंसर है सिलिका जेल का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रांसफार्मर में नमी को रोकने के लिए ब्रीदर के अंदर सिलिका जेल का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मोटर एसी और डीसी दोनों सप्लाई पर कार्य करती है? जिसका राइट आंसर है यूनिवर्सल मोटर।
दोस्तों यूनिवर्सल मोटर एसी और डीसी दोनों सप्लाई पर कार्य करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अच्छा सुचालक नहीं है? जिसका राइट आंसर है पोर्सिलीन। दोस्तों एल्यूमिनियम, तांबा और सिल्वर विद्युत और ऊष्मा का अच्छा सुचालक होता है। अगला प्रश्न है, डीसी मोटर में वाइंडिंग के माध्यम से कॉपर हानि किसके अनुपातिक होती है? जिसका राइट आंसर है डीसी मोटर में वाइंडिंग के माध्यम से कॉपर हानि धारा के वर्ग के अनुपाती होती है। अगला प्रश्न है, एक पॉलीफेज इंडक्शन मोटर आमतौर पर होती है। जिसका राइट आंसर है सेल्फ स्टार्टिंग। दोस्तों एक पॉलीफेज इंडक्शन मोटर आमतौर पर सेल्फ स्टार्टिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंट फील्ड को आर्मेचर के साथ में जोड़ा जाना चाहिए। जिसका राइट आंसर है समानांतर में। दोस्तों डीसी शंट फील्ड को आर्मेचर के साथ समानांतर में जोड़ा जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, स्प्लिट रिंग के लिए कौन सी सामग्री उपयोग की जाती है? जिसका राइट आंसर है तांबा। अगला प्रश्न है, डीसी मोटर का शुरुआती प्रतिरोध आमतौर पर कितना होता है? जिसका राइट आंसर है बहुत कम। डीसी मोटर का शुरुआती प्रतिरोध आमतौर पर बहुत कम होता है। अगला प्रश्न है, इंटरपोल का उपयोग करने का उद्देश्य क्या होता है? जिसका राइट आंसर है इंटरपोल उपयोग करने का उद्देश्य कम्यूटेटर पर स्पार्किंग को कम करना होता है। अगला प्रश्न है, इन्वर्टर का कार्य क्या है? जिसका राइट आंसर है इन्वर्टर का कार्य डीसी को एसी में बदलना है। दोस्तों एक प्रश्न और होता है जो अक्सर पूछ लिया जाता है, वो ये कि रेक्टिफायर का कार्य क्या है? दोस्तों रेक्टिफायर का कार्य एसी को डीसी में बदलना होता है। अगला प्रश्न है, किसी सर्किट में जीनर डायोड कैसे जोड़ा जाता है? जिसका राइट आंसर है रिवर्स बायस में। जेनर डायोड को रिवर्स बायस में जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सिंक्रोनस मोटर का लाभ है? जिसका राइट आंसर है सिंक्रोनस मोटर का लाभ यह है कि यह नो लोड से फुल लोड तक स्थिर गति प्रदान करती है। दोस्तों मैंने पिछले प्रश्न में भी आपको बताया है कि सिंक्रोनस मोटर की गति लोड के परिवर्तन होने के साथ भी परिवर्तित नहीं होती। अगला प्रश्न है, अवरक अर्थात माइका की परावैद्युतिक शक्ति की सीमा में है। जिसका राइट आंसर है 20 से 40 किलो वोल्ट प्रति एमएम। अगला प्रश्न है, डायोड के कार्यों की तुलना निम्नलिखित विकल्पों में से किसके कार्य के साथ की जाती है? जिसका राइट आंसर है डायोड की तुलना स्विच के साथ की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्मेचर कोर क्या प्रदान करता है? जिसका राइट आंसर है आर्मेचर कोर चुंबकीय फ्लक्स में विमुखता अर्थात रिलक्टेंस पैदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरीज मोटर की गति बैक विद्युत वाहक बल अर्थात बैक ईएमएफ के साथ सीधे अनुपातिक होती है और होती है। जिसका राइट आंसर है फ्लक्स के साथ व्युत्क्रमानुपाती। यहां पे दिया गया है कि डीसी सीरीज मोटर की गति बैक ईएमएफ के साथ सीधे अनुपातिक होती है और फ्लक्स के साथ क्या होती है? तो यहां पे राइट आंसर है फ्लक्स के साथ व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी डीसी मोटर में कम आरंभिक टार्क और स्थिर गति होती है? जिसका राइट आंसर है डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। दोस्तों डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में कम आरंभिक टार्क और गति स्थिर होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ठोस इंसुलेटिंग सामग्री है? जिसका राइट आंसर है रबड़। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिरोध बनाने के लिए एक आदर्श सामग्री है? जिसका राइट आंसर है कार्बन। हम कार्बन का प्रयोग प्रतिरोध बनाने के लिए करते हैं। अगला प्रश्न है, सिंक्रोनस मोटर का ऊर्जा घटक कॉस फाई किसके बराबर होता है? जिसका राइट आंसर है P/√3 VI के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है,
ल्यूमिनस फ्लक्स की इकाई क्या है? जिसका राइट आंसर है ल्यूमिनस फ्लक्स की इकाई ल्यूमेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एमीटर बेस जंक्शन तथा कलेक्टर बेस जंक्शन दोनों ही फॉरवर्ड बायस में हो तो ट्रांजिस्टर किस मोड में काम करता है? जिसका राइट आंसर है सैचुरेशन मोड में काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दृष्ट धारा अर्थात डीसी मशीन का योग किस प्रकार की चुंबकीय पदार्थ से बना होता है? जिसका राइट आंसर है ढलवा लोहा अर्थात कास्ट आयरन से बना होता है। अगला प्रश्न है, शुष्क सेल का ऋणात्मक पोल निम्नलिखित में से किस चीज से बना होता है? जिसका राइट आंसर है जस्ता। शुष्क सेल का ऋणात्मक पोल जस्ते से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर किस अर्धचालक अर्थात सेमीकंडक्टर का सबसे ज्यादा उपयोग होता है? जिसका राइट आंसर है सिलिकॉन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन फिलामेंट लैंप पर काम करता है? जिसका राइट आंसर है 2000 डिग्री। अगला प्रश्न है, किसी दृष्ट धारा अर्थात डीसी शंट मोटर का शुरुआती बलागुण अर्थात टार्क क्या होगा? जिसका राइट आंसर है उच्च होगा। दोस्तों, डीसी शंट मोटर का स्टार्टिंग टार्क उच्च होता है। अगला प्रश्न है, निकल को कहां उपयोग किया जाता है? जिसका राइट आंसर है बैटरी में। दोस्तों, निम्नलिखित विकल्पों में से निकल को बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है, दो नजदीकी पोलों के बीच की दूरी का केंद्र कहा जाता है? जिसका राइट आंसर है पोल पिच। दो नजदीकी पोलों के बीच की दूरी का केंद्र पोल पिच कहा जाता है। अगला प्रश्न है, धारिता अर्थात कैपेसिटेंस की इकाई क्या होती है? जिसका राइट आंसर है फैरेड। दोस्तों, कैपेसिटेंस की इकाई फैरेड होती है। फैरेड एक बहुत बड़ी यूनिट होती है, इसलिए इसको माइक्रोफैरेड या पिकोफैरेड में व्यक्त किया जाता है। दोस्तों, कैपेसिटर कितने प्रकार के होते हैं, मैंने इस पे एक बहुत अच्छी वीडियो बना रखी है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप उसे एक बार देख लें ताकि आपको कंफर्म हो सके कि कैपेसिटर के कितने टाइप होते हैं और उन कैपेसिटर को किस किस सर्किट पे उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, ज्यावक्री अर्थात साइनोसोडियल प्रत्यावर्ती धारा के मान के लिए फॉर्म फैक्टर क्या है? जिसका राइट आंसर है फॉर्म फैक्टर का मान 1.11 होता है। अगला प्रश्न है, प्रदीप्ति अर्थात इल्यूमिनेशन की इकाई क्या है? जिसका राइट आंसर है लक्स। प्रदीप्ति की इकाई लक्स होती है। अगला प्रश्न है, हथौड़ी का हैंडल निम्नलिखित में से किस चीज से बना होता है? जिसका राइट आंसर है लकड़ी से बना होता है। अगला प्रश्न है, चांदी की पट्टी की सहनशीलता क्या होती है? जिसका राइट आंसर है ±10%। दोस्तों, यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न अक्सर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के एग्जामों में पूछ लिए जाते हैं, अतः इसे जरूर नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरचॉफ का कौन सा नियम नोड या जंक्शन विश्लेषण के लिए लागू होता है? जिसका राइट आंसर है केसीएल लॉ अर्थात किरचॉफ करंट लॉ। अगला प्रश्न है, शुष्क परिस्थितियों में मानव शरीर का प्रतिरोध क्या होगा? जिसका राइट आंसर है 1,00,000 ओम जितना उच्च होता है। अगला प्रश्न है, सोना अर्थात गोल्ड से जुड़े विकल्प को चुनें। जिसका राइट आंसर है सोना अर्थात गोल्ड विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर की क्रियाविधि किस नियम पर आधारित है? जिसका राइट आंसर है ट्रांसफार्मर की क्रियाविधि फैराडे के नियम पर आधारित है। अगला प्रश्न है, चालक अर्थात कंडक्टर का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है? जिसका राइट आंसर है विद्युत वाहक बल अर्थात ईएमएफ पर। दोस्तों, चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई पर, तापमान पर, सामग्री की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से विद्युत विभव अर्थात इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की सही इकाई चुनें। जिसका राइट आंसर है वोल्ट्स।
अगला प्रश्न है 20 ओम 30 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध क्या होगा? जिसका राइट आंसर है 20 ओम और 30 ओम के दो प्रतिरोध को श्रेणी में जोड़ दिया जाए तो कुल प्रतिरोध 50 ओम हो जाएगा। अगला प्रश्न है विद्युत कर्षण अर्थात इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के लिए किस जनरेटर का उपयोग किया जाना चाहिए? जिसका राइट आंसर है डीसी सीरीज जनरेटर का उपयोग किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी मोटर स्वयं शुरू होने वाली मोटर नहीं है और इसके रोटर को घुमाने के लिए एक प्राइम मूवर की आवश्यकता होती है? जिसका राइट आंसर है सिंक्रोनस मोटर। दोस्तों सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टिंग वाली मोटर नहीं होती है, इसके रोटर को घुमाने के लिए एक प्राइम मूवर की आवश्यकता होती है। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे एक लाइक जरूर कर दें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल इलेक्ट्रीशियन एजुकेशन को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑल पर कर दें ताकि हमारे द्वारा अपलोड की जाने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। दोस्तों इस पेपर की पीडीएफ आपको प्राप्त करनी हो तो आप अपना व्हाट्सएप नंबर हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में दीजिए।